सलाम वालेकुम। चीन और भारत के संबंधों पर मेरी आपके संवाद का यह तीसरा दिन है, तीसरी कड़ी आज मैं पेश कर रहा हूं और आपको ये बताऊंगा कि किन कारणों के चलते चीन के क्रांतिकारी नेता माओ त्से तुंग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से निजी खुन्नस रखते थे। सबसे पहले नेहरू जी की बाबत जो हम लोगों की सोच इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बड़ी तेजी से फैल रही है और एक विशेष वर्ग द्वारा उसे फैलाया जा रहा है, उस पर कुछ चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के साथ जो हमें 1962 में हार मिली उसके लिए दोषी ठहराया जाता है। नेहरू जी को खलनायक बताने वाली कथाओं की भरमार है और वो इस स्तर तक गिरी हुई है कि कोई नेहरू जी को मुस्लिम बताता है, कोई उनकी पैटर्निटी पर शक करता है। नाना प्रकार की व्यर्थ की बातें हमारे दिमाग में ठूसने का दौर है। ये सब कथाएं भ्रामक हैं, कई तो 100% झूठी हैं। नेहरू हमारे आज़ाद मुल्क के पहले प्रधानमंत्री थे, ऐसा मुल्क जो बनने के साथ ही बंटवारे का दंश झेल चुका था। बेहद अफरा तफरी, मारा मारी, लाखों ने प्राण गंवाए, चाहे वो पाकिस्तान गए लोग हों या पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए हों, दोनों ओर खून की नदियां बही। ऐसे समय में जबकि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मुल्क को ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह लूट खसोग चुकी थी, नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। खजाना पूरा खाली था। भारत के पास, नेहरू जी के पास, नेहरू मंत्रिमंडल के पास, प्रथम सरकार के पास एक खाली फटेहाल कंगाल मुल्क आया। इसके बावजूद नेहरू बेहद विजनरी थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने देश की मजबूत बुनियाद रखी। नेहरू ने अपने बहुत ही मजबूत, बहुत ही गहरे संबंध रखने वाले गृह मंत्री पटेल के साथ मिलकर नाना प्रकार की छोटी छोटी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। नेहरू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की। ये देखिए और ज़रा कल्पना कीजिए कि अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता। ये है भाखड़ा नंगल डैम, जो नेहरू के विजन की हमें देन है, जहां लाखों हेक्टेयर ज़मीन की खेती इस भाखड़ा नंगल डैम के बाद होनी शुरू हुई और हम अन्न में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन पाए। ये देखिए जनाब, इस प्लांट को देखिए, बोकारो स्टील प्लांट। ये देखिए, ये बोकारो स्टील प्लांट है, वो दूसरा वाला स्टील प्लांट था जिसकी बुनियाद नेहरू जी के शासनकाल में रखी गई। भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, नेहरू जी का कंसेप्ट था कि इंडिपेंडेंट चुनाव कराने के लिए एक बिल्कुल निष्पक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से इतर एक संस्था का गठन हो। आप नेहरू को कोसते हैं, सोचिए नेहरू जी ने क्या नहीं किया था। ये देखिए, हमारे परमाणु षड्यंत्र नेहरू जी की देन थी, वो भी तब जब हमारा खजाना खाली था। मैं आपको एक चित्र और दिखाना चाहूँगा नॉन अलाइंग मूवमेंट का, नेहरू जी की देन था। और ये देखिए, हमारा इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नेहरू जी ने बनाया। इंडस वैली की ट्रीटी, सतलुज, व्यास समेत 5 नदियों का पाकिस्तान के साथ जल वितरण की संधि नेहरू जी ने करी, जनरल अयूब के साथ, जो पाकिस्तान के साथ हमारे उस दौरान संबंधों को देखते हुए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब देखिए, आप कोई नाम ले लीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भारत की। आज हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं अपने डिफेंस के सेक्टर में। BHL, BHL, BEL, HEL सब नेहरू जी की देन। नेहरू की कल्पना थी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम के संस्था बने, एम्स बने। पहला एम्स नेहरू जी के शासनकाल में बना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू जी के शासनकाल में बना। ये उनकी विजनरी सोच का नतीजा था। नेहरू जी ने जब कैबिनेट में स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की बात रखी थी तो उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने 5 करोड़ का बजट रखा था, प्रोविज़न किया था, विरोध किया। इसकी क्या ज़रूरत है?
तो नेहरू जी ने कहा था, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी यदि हम एक आधुनिक भारत की नींव आज नहीं रखते हैं। और उस नेहरू को आज के काल में गलियाया जाता है, गरियाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि नेहरू चीन के साथ संबंधों को विकसित करने में धोखे में रहे, चीन ने उनको धोखे में रखा और नेहरू चीन की नीति को नहीं समझ पाए। तो चलिए समझते हैं नेहरू काल के चीन को और नेहरू जी की चीन पर समझ को। नेहरू जी के नोट्स, उस दौर के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, भारत चीन के उस दौर के संबंधों पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो हर देश के, हर मुल्क के फटे में टांग अड़ाने का काम करती आई है, उसके डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों पर जिनका मैंने जिक्र किया, बड़ा शानदार प्रकाश डालते हैं। नेहरू जी तिब्बत को लेकर भारी असमंजस में थे। नेहरू जी एक तरफ चाहते थे कि तिब्बत स्वायत्त राष्ट्र बना रहे, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बना रहे, लेकिन वो इसका खुला विरोध भी नहीं करना चाहते थे जो चीन के दावे थे। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे पास किसी का एक मुट्ठी आकाश तक नहीं है। नेहरू ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। यदि आप ब्रिटिश समय का ध्यान करें तो तिब्बत भारत का हिस्सा था, क्योंकि वो ब्रिटेन का हिस्सा था, और ब्रिटेन जब छोड़ के गया, जब अंग्रेज गए, तो सारा जो उनका हिस्सा था वो भारत गणराज्य का हिस्सा बना। लेकिन हमने तिब्बत पर दावा नहीं किया। तिब्बत के दलाई लामा की बात को हमने माना, 14वें दलाई लामा को, और ये माना कि ये सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी रहेगा। नेहरू के शब्दों में, पॉलिसी ऑफ encouraging the Tibetans to oppose China over lordship would be raising false hope in the Tibetans which we cannot fulfill। नेहरू समझ गए थे कि यदि तिब्बत को बढ़ावा दिया जाएगा चीन के साथ युद्ध करने के लिए, और तिब्बत हमारी ओर मदद के लिए ताकेगा, तो हम उसमें तिब्बत की मदद नहीं कर पाएंगे। ये नेहरू जी के नोट्स कहते हैं। हालांकि बाद में 62 के युद्ध के बाद में पूरी प्रोपोगंडा वार चली। 1959 से ही ये प्रोपोगंडा वार चीन द्वारा चलनी शुरू हो गई थी, और भारत द्वारा भी। तो चीन ने हमेशा यही कहा कि तिब्बत में जो कुछ हो रहा है वो भारत के इशारे में हो रहा है। बहरहाल ये अलग बात है। जो इस मुगालते में है कि नेहरू चीन के असल इरादे नहीं पहचान पाए थे, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि 1954 में ही, यानी कि पंचशील के सिद्धांत, पंचशील एग्रीमेंट के दस्तखत होने से पहले भी चीन की नीयत पर नेहरू को बेहद शक था। नेहरू ने अपने नोट्स में लिखा है, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म हैज़ बीन एविडेंट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ एशियन हिस्ट्री फॉर 1000 years or so। We are perhaps facing a new period of such expansionism. Let us consider this and fashion our policy in such a way to prevent it in coming in the way of our interest and the interest that we consider important। यानी कि चीन की जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति थी, नेहरू जी ने अपने नोट्स में लिखा कि वो 1000 साल का इतिहास है और हम जानते हैं चीन अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, इसलिए हमें अपनी नीतियों को ऐसा रखना होगा कि वो हमारी प्रगति में बाधक नहीं बने। यही कारण था उन्होंने तिब्बत में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया या यूनाइटेड नेशंस में तिब्बत के लिए आए प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया। नेहरू चीन के साथ मित्रता का महत्व इस दृष्टि से भी समझते थे कि चीन को भारत की जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने की है, और भारत की जरूरत है अपनी सीमाओं पर शांति रखने की। एक दुश्मन पाकिस्तान जन्म के साथ ही हमें मिला था। नेहरू का कद इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरेना में चीन के क्रांतिकारी नेता माओ की तुलना में बहुत बड़ा था। अमेरिका ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1 अक्टूबर 1949, जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन उस राष्ट्र का जन्म हुआ, उस दिन सही मान्यता नहीं दी थी, और अमेरिका के पिछलग्गू देशों ने, अमेरिका की फॉलो अमेरिका नीति को मानने वाले देशों ने भी चाइना को मान्यता नहीं दी थी। नेहरू ने भारत के संदर्भ में चीन की इस असहायता का लाभ उठाने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि अगर चीन को भारत चीन के साथ भारत संबंध प्रगाढ़ करता है
और चीन को मदद देता है कि वो विश्व स्तर में मान्यता पाए, तो इसका लाभ हमें सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही रोचक जानकारी है। वो ये कि जब इंडोनेशिया के बैंडुंग शहर में एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ का बड़ा सम्मेलन तय हुआ, बड़ा सम्मेलन की बात उठी, तो नेहरू अड़ गए थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अड़ गए थे कि इसमें चीन को भी शामिल किया जाए, क्योंकि चीन एशिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है। अफ्रीका के और एशिया के कई देश इसके बेहद खिलाफ थे, लेकिन भारत का साथ बर्मा ने दिया और अंत में यह सहमति बन गई कि चीन को न्योता भेजा जाएगा और चीन के प्रधानमंत्री को बाकायदा इसके लिए न्योता भेजा गया। चीन के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री झू एनलाई के लिए नेहरू एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने एयर इंडिया का एक विमान कश्मीर प्रिंसेस जिसका नाम था, उसको बीजिंग भेजा कि वो चीन के डेलीगेशन को लेकर इंडोनेशिया पहुंचे। यहां पर एक बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि चीन के प्रधानमंत्री इस विमान में सवार नहीं हुए, वो उसके 2 दिन बाद इंडोनेशिया पहुंचे, लेकिन उससे पहले उनको कहा गया कि कोई बीमारी हो गई है और उनको ऑपरेशन कराना है। चीन का एक डेलीगेशन जिसमें चीनी वरिष्ठ अधिकारी थे और वहाँ के कुछ पत्रकार थे और भारत का क्रू था, भारत के चालक दल के सदस्य थे। कुल मिलाकर 19 लोग इसमें थे। ये जहाज़ जब हांगकांग में तेल भराने के लिए उतरा और उसके बाद जब उसने इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरी कश्मीर प्रिंसेस ने, उसमें बम विस्फोट हो गया और इसमें बम विस्फोट के बाद चालक दल ने बहुत प्रयास किया कि इसको समुद्र में उतार सकें, उतारा भी, लेकिन 19 में से 16 लोग मारे गए और 3 लोग ही बच पाए। ये कहा जाता है, ये आशंकाएं हैं, CIA का मानना है कि चीन के प्रथम प्रधानमंत्री को ये खबर लग गई थी झू एनलाई को कि उनका हत्या की जा सकती है, इसलिए उस विमान में शामिल नहीं हुए। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि हांगकांग में ये बम ताइवान की एक एजेंसी ने रखवाया था जो कि चीन के प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन नेहरू का चीन को सपोर्ट करना अफ्रीका और एशिया के कई देशों को रास नहीं आया। नेहरू लेकिन डटे रहे, लेकिन नेहरू के इस जेस्चर को, इस गुडविल जेस्चर को, इस विशाल सोच को चीन ने सम्मान नहीं दिया और सीमाओं पर अपनी नापाक हरकतें करते रहा अपनी विस्तारवादी सोच के चलते। इसी दौरान यूगोस्लाविया का एक बड़ा संकट चल रहा था। वहां के आंतरिक मामलों में चीन ने और रूस ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनकी दखल हर जगह थी। नेहरू ने अपने नोट्स में लिखा है, चिंता व्यक्त की है और जून 1958 में अपने कैबिनेट और देश के वरिष्ठ अधिकारियों को एक सर्कुलर भेजा जिसमें नेहरू जी ने लिखा, इट सीम्स टू मी whatever the internal regions might to be in China, the attitude of Chinese government has stiffened even in regard to India. I am thinking of the long discussions about our relations with Tibet. All this signifies that we have to be particularly careful in the future in what we say and do in regard to China especially. जब यूगोस्लाविया के मामलों में हस्तक्षेप किया गया तो नेहरू ने यह बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि ये तो पंचशील के सिद्धांतों का भी एक दूसरे के देश में जब हस्तक्षेप नहीं करेंगे वाली बात तय हो गई है, तो चीन अगर आज ये एक दूसरे मुल्क के साथ कर रहा है तो ये भविष्य में भारत के साथ भी करेगा। यानी कि नेहरू जानते थे कि चीन कभी भी दगा दे सकता है। नेहरू जी ने दिसंबर 1958 में एक पत्र लिखकर चीन के प्रधानमंत्री झू एनलाई को कड़ा ऐतराज जताया कि चीन के नक्शों में भारत के इलाकों को दिखाया जा रहा है, जबकि 1956 में हम दोनों ने, यानी कि नेहरू ने और झू एनलाई ने आपस में तय कर लिया है कि सीमा पर कोई विवाद नहीं होगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हमने ये भी तय किया था कि 1914 में ब्रिटिश सरकार के मैकमोहन कमीशन ने जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज तय की हैं, हम दोनों यानी कि चीन और भारत उसका सम्मान करेंगे। नेहरू जी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, तब क्यों कर आपके नक्शों में भारत के हिस्सों को दिखाया जा रहा है। 23 जनवरी 1959 को नेहरू जी के दिसंबर के पत्र को एक महीने बाद 23 जनवरी 1959 को चीन के प्रधानमंत्री का जवाब मिलता है।
और उसमें वो सारी की सारी बातों को, नेहरू जी के कथन को डिनाय कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम मैकमोहन लाइन को कभी भी बॉर्डर नहीं मानते हैं। माओ, मैंने कल आपसे जिक्र किया था, चीन के सबसे बड़े नेता माओ नेहरू से निजी रूप से खुन्नस रखते थे। नेहरू से निजी रूप से उनकी खुन्नस रखने का कारण विश्व पटल पर जवाहरलाल नेहरू का दिनों दिन बढ़ता कद था, जिसके चलते माओ खिन्न रहते थे। माओ ने कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया कि विश्व में नेहरू आगे बढ़ते जा रहे हैं और चीन जो इतना विशाल राष्ट्र है उसको अमेरिका के चलते कई देश मान्यता तक देने को तैयार नहीं है। रूस के रिश्ते कम्युनिस्ट राष्ट्र सोवियत संघ से भी बेहद घनिष्ठ थे। इससे भी माओ को नाराजगी थी और ये नाराजगी उन्होंने लगातार रूस को बताई भी। देखिए, ये वो एयर इंडिया का प्रिंस कनिष्क विमान है, कश्मीर प्रिंसेस, जिसमें विस्फोट हुआ था और जिसमें चीन के प्रधानमंत्री की हत्या होने का षड्यंत्र रचा गया था, इस विमान का मलबा है। नेहरू जी के रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ बेहद घनिष्ठ संबंध थे। निकिता खुश्चेव जब भारत आए थे, उन्होंने नेहरू की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और वो चीन को हमेशा ये कहते थे कि भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। माओ इससे भी नाराज थे। नेहरू का विजन अमेरिका को भी साध रहा था और सोवियत संघ को भी साध रहा था, लेकिन नेहरू जानते थे इन दोनों देशों को एक साथ साध पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नेहरू ने नॉन अलाइंग मूवमेंट की स्थापना की। निर्गुट देश बनाए, जो देश ना अमेरिकी खेमे में थे ना रूसी खेमे में थी। इसमें उनका साथ दिया था युगोस्लाविया और इजिप्ट ने, जो शुरुआती फाउंडर मेंबर थे। आज इसके 174 मेंबर देश इसके मेंबर हैं। नेहरू ने जब नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाया तो उनका कद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और बड़ा हुआ, जो माओ की खिन्नता का कारण बना। एक तरफ माओ के नेतृत्व में चीन को देश मान्यता नहीं दे रहे थे, वेस्टर्न और यूरोपियन देश मान्यता नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ नेहरू जी ने दलाई लामा को राजनीतिक पनाह दे दी 1959 में, जब वो तिब्बत छोड़ के भाग के हिंदुस्तान आए। माओ इससे और अपने आप को ह्यूमिलेट, अपने आप को और ज़्यादा नेहरू के प्रति द्वेष रखने लगे। इस बीच दो चीज़ें थी जिसकी चर्चा मैं आपके साथ सोमवार को करूंगा। चीन लगातार हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने लगा था। लगातार वो नेहरू जी के पत्रों का जवाब वहाँ के प्रधानमंत्री झू एनलाई बड़े कठोर शब्दों में दे रहे थे और कह रहे थे हम किसी भी प्रकार से मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। लेकिन 1960 आते आते चीन के सुर एक बार फिर बदल गए। और उसके सुर इसलिए बदले कि जब माओ को ये लगा कि उसको रूस से हटकर, सोवियत संघ से हटकर चीन की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, चीन की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ऐसा बनाना चाहिए कि चीन इकोनॉमिक ताकत बन सके, तो उन्होंने रूस के कम्युनिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को ठोकर मार के ग्रेट फॉरवर्ड लीप नाम की एक नीति बनाई, जिसमें वो रूस से हट के अपनी नई आर्थिक नीति की ओर बढ़े। लेकिन ये नीति फ्लॉप हो गई। 1960 आते आते चीन का बुरा हाल हो गया आर्थिक स्तर पर, और तभी चीन ने फिर पलटी मारी और झू एनलाई, जो भारत के साथ वार्ता करने के इच्छुक नहीं थे, उन्होंने नेहरू जी को न्योता भेजा कि वो बीजिंग आकर सीमा विवाद के लिए बात करें। नेहरू जी ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि ना तो मैं किसी न्यूट्रल जगह आऊँगा, ना ही बीजिंग आऊँगा, जिसे तब पीकिंग कहते थे। अगर चीन के प्रधानमंत्री वार्ता करना चाहते हैं तो वो भारत आएँ। और चीन झुक गया, क्योंकि उस आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गया था। बुरी तरह उसकी नीति ग्रेट फॉरवर्ड लीप फेल हो गई थी माओ की, और विश्व स्तर पर उसे मान्यता नहीं मिल रही थी। इसलिए चीन के प्रधानमंत्री 1960 में 5 दिवस की यात्रा में दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा में क्या क्या हुआ, नेहरू किन मुद्दों पर अड़ गए, ये यात्रा सफल हुई या विफल हुई, इन सब पर और इसके बाद 1962 में चीन की दगाबाजी पर मैं आप सबसे सोमवार शाम 5 बजे मुलाकात करूंगा।
तब तक आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाए, आप लोग स्वस्थ रहें, अवसाद मुक्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।